वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों को जो समझना है वो रेंज ऑफ फंक्शन समझना है। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में ही हम लोगों ने समझा था डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ फंक्शंस। हमें फंक्शंस के रेंज को समझना है। हमने डोमेन में जब बताया था तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमने क्या बताया था? हमने कहा था जो इनपुट होता है फंक्शन के लिए वो उस फंक्शन का डोमेन होता है। अब अगर हमने इनपुट दिया है फंक्शन को, और फंक्शन है क्या? मशीन है। हमने कहा था ना फंक्शन क्या है? एक मशीन है। तो अगर इस मशीन को आपने इनपुट दिया है, क्या दिया है? इनपुट। तो अगर ये वर्क करेगी तभी मशीन है, और इसने वर्क करके आउटपुट देना होगा इसको। तो जो आउटपुट का कलेक्शन आएगा, इनपुट का जो कलेक्शन था, वैलिड इनपुट जो था आपका, ये था वैलिड इनपुट। इसको हम लोगों ने बोला था डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन। और इस वैलिड इनपुट के बिहाफ पर जो भी प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आएगा, उसका जो कलेक्शन होगा, सेट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ध्यान रहे, जब हम डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी रियल नंबर या रियल नंबर का कोई सेट होता है। जब हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर का सेट आएगा, पूरा रियल नंबर का सेट आएगा, या रियल नंबर का कोई सबसेट आएगा। तो आउटपुट का कलेक्शन, इनपुट देने पर फंक्शन आउटपुट क्या देगा, उसका जो कलेक्शन है वो हमारा है रेंज ऑफ फंक्शन। कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? मिरर इमेज ऑफ डोमेन। रेंज क्या है? रेंज इज द मिरर इमेज ऑफ डोमेन। जो भी मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जो आप इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आएगा। तो इनपुट का ही मिरर इमेज, उसी का प्रतिबिंब जो आपने दिया है वही आएगा, तो वही आपका है रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग और डिफिनेशन लिख लेते हैं एक में कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है। हमने थोड़ा थोड़ा समझ गए। जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल में लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक और मैंने लिखा यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो रियल नंबर से देना है, तो जो भी आप देंगे, x दे रहे हैं तो x मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू अगर आपने 1 दिया तो f ऑफ 1 भी तो आपको 1 मिला है। ये y की वैल्यूज है सारी। x इज इक्वल टू आपने 2 दिया तो f ऑफ 2 आपको 2, यानी अगर आपने x पूरा रियल दिया तो f ऑफ x आपको पूरा रियल मिलेगा। यानी जो जो पॉसिबिलिटीज हैं इनपुट के, उसके बेस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आउटपुट की, तो यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज इनपुट की हैं वो पूरा रियल नंबर का सेट है, जिसको हम लोग इसका डोमेन बोलते हैं। और इन डोमेन की वैल्यूज के बिहाफ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आउटपुट की हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए सारे रियल नंबर दिए जा सकते थे और आपको आउटपुट में भी सारे रियल नंबर मिलेंगे। इस फंक्शन में आ जाओ तो आप जो भी नंबर दोगे, x इज इक्वल टू 1 अगर देंगे तो y आपको क्या मिलेगा? f ऑफ 1, और वो है क्या? 1 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू आपने 2 दिया तो f ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4। यानी कोई भी रियल नंबर अगर आप x दे रहे हैं, यानी सारे रियल नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर का स्क्वायर आपको पॉसिबल है और रियल ही आएगा। जो भी नंबर आप x देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? x स्क्वायर मिलने वाला है। यानी x अगर आपने रियल दिया है तो सारे
का स्क्वायर पॉसिबल है, लेकिन क्या ये एक्स स्क्वायर भी रियल होगा क्या? एक्स स्क्वायर होगा तो रियल, लेकिन क्या पूरा पूरा रियल सेट होगा क्या? नहीं, पूरा रियल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में तो आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी दीजिए, उनका स्क्वायर पॉसिबल है। अगर आपने कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी दिया या आपने जीरो दिया या कोई ना कोई आपने नेगेटिव क्वांटिटी दिया, ये सारी क्वांटिटी आपके रियल नंबर के सेट में होती है, तो इनपुट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका पॉजिटिव का जो स्क्वायर है वो भी पॉसिबल है, जीरो का जो स्क्वायर है वो भी पॉसिबल है, नेगेटिव का जो स्क्वायर है वो भी पॉसिबल है। तो डोमेन में तो हम लोग यहाँ पे पूरा रियल नंबर का सेट बोल सकते हैं, लेकिन रेंज में आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा जिसको हम लोग रेंज बोलने वाले हैं वो जीरो से इन्फिनिटी आएगा, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड विद जीरो आएगा, ये इसका रेंज होगा। ठीक है, हाँ, यानी इनपुट तो हम नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट में नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस फंक्शन का रेंज जो है, रेंज का मतलब ये है कि इनपुट देने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, टोटल पॉसिबिलिटीज लिखना। तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर आप रख के देखो, उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। रेंज का मतलब है पॉसिबिलिटीज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट्स, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये एक हमने एक फंक्शन लिखा है स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स फंक्शन को क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन वो इमेजिनरी हो जाता है, रियल नहीं होता। और हम लोग जो बात करते हैं इनपुट को भी रियल या रियल का सेट और आउटपुट भी हमारा रियल या रियल का सबसेट ही होना चाहिए। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जीरो का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे हम इनपुट में अगर निगेटिव दे रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल है, पॉजिटिव क्वांटिटी पॉसिबल है। ठीक है ना? हाँ, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, इस फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा हमारा जीरो से इन्फिनिटी। रेंज में क्या आएगा, तो सर जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होगा, निगेटिव दे नहीं रहे क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर होगा पॉजिटिव। कोई भी आप नंबर दे दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2, तो कोई ना कोई रियल ही आएगा, है ना? तो इसका रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो हम लोग रेंज में क्या लिख सकते हैं कि रेंज है क्या? तो आप ऐसे लिखें इसकी डिफिनेशन कि इफ y is equal to fx is a function then all possible values of f of x which comes to all possible values ऑफ x, और x कहां से, डोमेन ऑफ f। सिंपल, डोमेन ऑफ f का मतलब था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो उस फंक्शन के लिए पॉसिबल है, रियल x रियल से ऐसी होना चाहिए जो उस फंक्शन के लिए वैल्यू है। और इसको हम लोगों ने लिखा था कि इसमें x आएगा सच दैट f ऑफ x हमारा रियल। तो ये कलेक्शन हमारा था डोमेन ऑफ फंक्शन। अब बात आती है रेंज ऑफ फंक्शन की, तो मैंने वही लिखा कि अगर y fx एक फंक्शन है तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx जो कि आएगा कैसे, तो x रखने से आएगा। तो हम लिख सकते हैं डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन में है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ
इसको fx भी कहते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y या fx। मतलब y सच दैट इसके रेंज ऑफ फंक्शन में कैसा होगा ये सिर्फ, तो y सच दैट y इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर ऑल ये नोटेशन है फॉर ऑल का, सभी x अगर डोमेन से हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन से रखे जाएंगे तो उनके लिए जो भी y की पॉसिबल वैल्यूज आएगी उनका जो कलेक्शन होगा वो रेंज ऑफ फंक्शन होगा। वही हमने लिखा कि यहाँ पे जब हमने इनपुट दिया तो उसके बिहाफ पर आउटपुट क्या है, यहाँ पे जब हमने इनपुट दिया तो उसके बिहाफ पर आउटपुट क्या है। ये जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ तो मैंने f ऑफ x इक्वल टू x था, अब अगर मैंने सपोज दैट f ऑफ x इक्वल टू माइनस x तो x इक्वल टू आप -2 अगर देंगे इसको तो f ऑफ -2 क्या आ जाएगा, -2 प्लस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि आप जो देंगे वही आएगा, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि उस फंक्शन का नेचर कैसा है। ये स्क्वायरिंग फंक्शन है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे रहा है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट आएगा। आपने पॉसिबल तो रेंज जो है वो पॉसिबिलिटीज बताता है, पूरी संभवता बताता है। ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 1 दिया तो केवल एक को ही बताए ना, टोटल क्या ले सकता है, उसका मैक्सिमम सेट क्या है वो डोमेन, और टोटल वो क्या दे सकता है उसका मैक्सिमम आउटपुट का सेट रेंज होता है। तो आई होप आपको रेंज की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और ये मैंने उसके बिहार पर एग्जांपल कराया। तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं जिनके हमें रेंज डोमेन याद रख लेने होते हैं, ठीक है। तो अब हम उन्हीं की बात करते हैं। जैसे हमने कुछ फंडामेंटल फंक्शन बताए थे जिनके हम लोगों ने डोमेन बोला था कि आपको याद होगा तो आसान रहेगा, तो उसी तरह ये भी। तो यहां पे हम हेडिंग डाल रहे हैं रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड या फंडामेंटल फंक्शंस। कुछ फंडामेंटल फंक्शंस हैं जिनके डोमेन, रेंज और ग्राफ हमें याद होना चाहिए, उस दिन भी हमने बताया, ठीक है ना। तो उनमें से कौन कौन है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको फंक्शंस, और यहाँ पे उनके रेंज, देयर रेंज, ठीक है। तो पहला तो हमारा फंक्शन सबको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा है पहला फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में डोमेन की जब बात होती है तो पूरा रियल नंबर आता है इसमें, लेकिन रेंज में इसकी दो कैटेगरी हो जाती है। पॉलिनोमियल फंक्शन में इसकी दो कैटेगरी हो जाती है। एक है आपकी इवन डिग्री पॉलिनोमियल, और एक है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। देखिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो होती है इनका जो रेंज है वो हमेशा रियल होता है। जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उनका जो डोमेन है वो हमेशा रियल होता है। जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है इनका जो रेंज होगा ये रियल नंबर का, इनका जो रेंज होगा ये रियल नंबर का सबसेट होगा, कभी भी रियल नंबर के बराबर नहीं होगा। इनका जो रेंज होगा ये रियल नंबर के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर पूरा रियल होगा और यहाँ पर इनका जो रेंज होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। मतलब क्या है सर, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कभी भी आपको f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाए 2x-3 और डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 1 है, तो इसका जो रेंज होगा रियल नंबर का सेट होगा। कैसे पता सर, इसका डोमेन क्या है, रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन आना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूंगा तो होल रियल नंबर इसका डोमेन है। अब x अगर रियल है तो आप ये बताइए
कि अगर x हमारा रियल है तो 2x क्या होगा, ये भी तो रियल होगा। अब 2x में आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रियल में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इमेजिनरी हो जाएगा? नहीं, रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करने से रियल ही आता है। और ये 2x - 3 है किसके बराबर? ये y के बराबर है, fx के बराबर है, यानी y क्या होगा? रियल। और y की जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या होती हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? फुल रियल नंबर आ गया कि क्या? ठीक है ना। अब दूसरा जैसे मैं आपको y = x² में सब बोलते हैं, अभी तो हमने किया ही था, चलो x² + 2 ले लेते हैं। अब ये हमारा इवन डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आप कहेंगे सर जितने भी पॉलिनोमियल है सबका जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर होता है। बिल्कुल। तो अगर x हमारा रियल है, x क्या है? अगर हमारा रियल है तो x² क्या होगा? x² क्या होगा? अगर x रियल है तो रियल का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लें कि x हमारा इंफिनिटी से स्मॉल होगा और माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में होगा x। तो x² किसके बीच में होगा? तो इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी अगर x रियल है तो x² पॉजिटिव रियल होगा। बिल्कुल, यानी ये 0 से इंफिनिटी के विषय में आएगा। तो अगर मुझे x² + 2 लाना है तो दोनों तरफ मैं 2 को ऐड कर दूंगा, तो इंफिनिटी में 2 ऐड होगा तो इंफिनिटी रहेगा, 0 में 2 ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी जो x² + 2 है यही तुम्हारा y था, ये देखो। यानी जो रेंज ऑफ फंक्शन आना है वो क्या आ गया हमारा? 2 से इंफिनिटी। ये हमारा 2 से इंफिनिटी आ गया। कहने का मीनिंग ये है कि रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन आना बहुत जरूरी है। रेंज निकालने के लिए डोमेन आना बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करेंगे अभी कि हम लोग रेंज निकालेंगे कैसे। यहाँ पर हमारी बात आ गई तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल समझा। तो अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज जो है रियल का सबसेट है, ये रियल का सबसेट है लेकिन पूरा रियल नंबर का सेट नहीं है। लेकिन अगर ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, कोई भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए, सपोज दैट y = x³ - 3x² + 5x + 20 24। अब इसका रेंज आपको निकालना है तो आपको सोचना ही नहीं है, ये हम लोग बहुत अच्छे से लिमिट में समझ लेंगे। इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज ऑफ फंक्शन पूरा रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये क्यों होगा, क्योंकि इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं, है तो पॉलिनोमियल, इसका डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है सर। बिल्कुल सही। तो आप समझो कि जब हम इसको x नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव ही देगा क्योंकि x³ है, ठीक है ना। तो इसकी चलेगी, यहाँ पर इसकी चलेगी, x³ ग्रेटर है इन सब से। और जब हम x को पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव देगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव। जब x हम माइनस इंफिनिटी देंगे, जब x हमारा x टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी तो y भी हमारा टेंड कर जाएगा माइनस इंफिनिटी को। और x अगर हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा, यानी x हमारा पॉजिटिव बढ़ेगा तो y भी हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा। यानी x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा तो y भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। यानी डोमेन आपका रियल नंबर तो रेंज की रियल नंबर होता है सभी ऑड पॉलिनोमियल की पावर x⁻3, x⁻5, x⁻2019, x⁻, कुछ भी ऑड लगाया जाएगा तो यहाँ पर रेंज से रियल होगा। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखा। चलिए दूसरा आते हैं स्टैंडर्ड में। जैसे आपके फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x का क्या रेंज होता है? cos x। इन दोनों का जो हमारा रेंज है स्टैंडर्ड फंक्शन में ही आते हैं, -1 से 1 के बीच में देते हैं। कुछ भी आप देंगे इसको, sin x cos x का हमने डोमेन पढ़ा था, पूरा रियल नंबर है लेकिन देंगे -1 से 1 में। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे sec x और cosec x, तो sec x और cosec x हमारे जो हैं, sec x और cosec x -1 और 1 को हटा करके रियल नंबर में वैल्यू देते हैं। -1 और 1 इंक्लूड होते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1,
यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात अगर हम लोग करें tan x और cot x की, तो tan x और cot x हमारे पूरा रियल नंबर देने वाले होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बात हो गई। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं बात कर दूं sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, तो ये जो देने वाले होते हैं sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनको लर्न रखना है हमें। हालांकि ये सब जब पढ़ाया जाता है तो समझ में आ जाते हैं कैसे आता है। तो sin इनवर्स x जो होता है ये -π/2 से π/2 पर देता है और ये क्लोज होता है, क्लोज इंटरवल के साथ। जो tan x है ये ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2 तक की वैल्यू देता है। cosec है ये भी हमारा क्लोज -π/2 से π/2 पर रहेगा, और cosec हमारा 0 पर डिफाइन नहीं है, तो 0 वैल्यू तो भी नहीं है। अब अगर हम बात करें cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x, तो जो cos इनवर्स है ये हमारा 0 से पाई के बीच में वैल्यू देता है। cot इनवर्स हमारा ओपन 0 से पाई के बीच में देगा, और sec हमारा क्लोज 0 से पाई बट π/2 नहीं देगा। π/2 पे cos डिफाइन, sec π/2 पे डिफाइन नहीं होता है इसलिए। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जैसे एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा log x, कुछ भी बेस हो, log x हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज क्या होता है? जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया जाता है तो आपको दिखता है कि इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है ऐसे बनता है, ठीक, बनाया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। तो पूरा रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है इसका ग्राफ y एक्सिस, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर होता है log x। अगर इसी में मैं एक्सपोनेंशियल भी लिख दूं e की पावर x या a की पावर x, जनरल a ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, a की पावर x, तो ये x एक्सिस के ऊपर ऊपर इसका ग्राफ जाता है, और ये आपको आता है ओपन 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी आता है। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए हम पीस वाइज कुछ फंक्शन एक साथ लिख देते हैं, जैसे mod ऑफ x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया, और सिग्नम x हो गया। ये सब फंडामेंटल में आते हैं। तो mod ऑफ x का क्या होता है? तो mod ऑफ x x के ऊपर बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। कुछ भी देंगे तो पॉजिटिव ही ये देता है mod ऑफ x। तो ये हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच mod ऑफ x हो गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कुछ भी आप दोगे पूरा रियल नंबर लेने को रेडी होता है, बट हमें देता क्या है? केवल इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर होगा, बॉक्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये, फ्रैक्शनल पार्ट x, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा 0 से 1 ओपन 1 के बीच में देता है। सिग्नम, तो सिग्नम हमारी सारी वैल्यू लेगा, पूरी रियल वैल्यूज लेता है, लेकिन ये हमारा 1 0 और -1, केवल 3 वैल्यूज हमारी सिग्नम फंक्शन देता है। क्लियर है बात? चलिए और एक दो हमारे फंडामेंटल फंक्शन में ये है, हमने बताया भी, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट x फंक्शन, तो स्क्वायर रूट x फंक्शन का मीनिंग क्या है कि स्क्वायर रूट x से ही नहीं है, इसका मीनिंग स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर 1/2 है ना, यानी x की पावर 1/2 का मतलब x की पावर 1/इवन, ऐसा टाइप का कोई भी फंक्शन होगा x का पावर 1/इवन यानी x की पावर 1/4, इस टाइप वाले फंक्शन अगर आते हैं तो इनका जो रेंज होगा आपका वो 0 से इन्फिनिटी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी होता है √x का। अगर x की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन आता है, और यही नहीं, इसका मीनिंग हो जाएगा x की पावर
पावर 1 अपॉन ऑड। तो अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन आता है x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, तो इस टाइप के सारे फंक्शंस का जो रेंज होता है वो हमारा ऑल रियल नंबर हो जाता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है। चलिए एक दो और फंडामेंटल में देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया NCR, NPR, फैक्टोरियल n, या x लिख लेते हैं इसको, XCR, XPR और फैक्टोरियल x, इस टाइप के जितने भी ये हैं इन कॉम्बिनेशन वाले और फैक्टोरियल वाले, इनका जो रेंज होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ये हमें नेचुरल नंबर दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ फंडामेंटल अभी लिखे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिनके हमें ग्राफ और रेंज याद होने चाहिए। हमें 1/x टाइप वाले फंक्शंस का भी पता होना चाहिए, जैसे 1/x हो गया, 1/x² हो गया, तो इनका रेंज और डोमेन क्या है वो भी फंडामेंटल में ही आते हैं। तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। या मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे एक फंक्शन 1/x है, ये भी फंडामेंटल में ही। तो 1/x का मतलब है कि 1/x की पावर कोई भी ऑड पावर हो जाए, यहाँ पे कोई भी ऑड हो जाए, इन सब का जो रेंज होगा, इन सब का जो रेंज होगा वो पूरा रियल होगा एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। इसी तरह अगर 1/x² है तो x² का मतलब है 1/x की पावर इवन टाइम का, यानी x की पावर 2n, यहाँ पे 4 हो जाए, 6 हो जाए, इन सब का जो रेंज होगा ये हमारा पॉजिटिव ओपन 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, और इनके ग्राफ भी बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, ये अगर हमें फंडामेंटल इतने रेंज से पता है तो इनके बिहाफ पर हम लोग रेंज समझते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो ये अगर आपको पता है तो मैं यहाँ से रेंज निकालने के तरीके बताता हूँ कि रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ फंक्शन, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर y fx कोई भी आपका फंक्शन है, समझिए मेरी बात, अगर y fx कोई भी फंक्शन है और इस फंक्शन का जो डोमेन है ये कोई रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट इससे बाहर है। रियल नंबर है या रियल नंबर में से एक दो वैल्यू इससे हटी हुई है, तो इसका आपको अगर रेंज निकालना है, क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको, इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को क्या करेंगे, चेंज इन x, ये जो y fx लिखा है, हाँ, चेंज x इन टर्म ऑफ y, इस x को y के टर्म पे लिख देंगे, और जब हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो एक हमें x g ऑफ y टाइप का फंक्शन आ जाएगा। ये हमारा जैसे y f ऑफ x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x g ऑफ y टाइप का फंक्शन आ जाएगा, और इस g फंक्शन का हम लोग फाइंड करेंगे डोमेन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल। x के रियल होने के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब हम लोग फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ g, और ये जो डोमेन ऑफ g होगा, इस g फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा रेंज ऑफ f, वही इस f फंक्शन का रेंज होगा। क्या मतलब है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसका मैंने रेंज बताया था, यहां से हम आसानी समझ सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको y fx कोई भी फंक्शन दिया है, जो कि दिया है 2x - 3, तो x को y के टर्म में लिख लेना है। सबसे पहला काम लिख लिया सर, y + 3/2 = x। ये एक नया फंक्शन हमारे सामने gy आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी हमारे सामने अगर देखा जाए तो अब ये लिखा है g ऑफ y = y + 3/2। अब इस फंक्शन का मैंने कहा डोमेन, तो क्या है इस फंक्शन का डोमेन? तो हमने डोमेन पढ़ा है,
तो भैया पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर। तो इस फंक्शन g का जो डोमेन है वही इस गिवन फंक्शन का रेंज हो जाएगा। यानी इस g का जो नया मैंने कन्वर्ट किया है इसका जो डोमेन है वो हमारे गिवन फंक्शन का रेंज हो जाएगा। यानी रेंज हमारे फंक्शन का क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है बात? तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी कि अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन गिवन है तो x को y के टर्म पर लिखना है सबसे पहले, और फिर जो g आप y इज इक्वल टू फंक्शन आएगा उसका डोमेन निकालना है। रियल x के लिए y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो वही हमारे गिवन फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए और भी, जैसे सपोज दैट अब यहाँ पे जो y इक्वल टू fx है उसके लिए ये कंडीशन है, अगर सपोज दैट y इज इक्वल टू fx का डोमेन पूरा रियल नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर y इज इक्वल टू fx इज डिफाइंड ऑन a b, कोई भी क्लोज या ओपन इंटरवल में डिफाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया कि जो x है वो हमारा कहां से कहां तक है, b से a के बीच में। तो अब इसमें से हम x को fx बनाने की कोशिश करेंगे, इस इनइक्वालिटीज में कुछ चेंज करके x को y में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट x इन f ऑफ x, यानी x में जो जो करना पड़ेगा जिससे वो f ऑफ x बन जाएगा, तो उसको हम f ऑफ x में बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही fx बन जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे a और b भी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वही हमारा रेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाऊंगा, इसे देखो, इसको रेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेंज ऑफ फंक्शन, और उससे पहले आपको डोमेन तो आने चाहिए, डोमेन, फंडामेंटल और फंडामेंटल ग्राफ और रेंज। चलिए जैसे मैं यही पे आपको बताऊं, इसी के लिए मैं बता दूंगा। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन आपको डिफाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और x आपका है 1 से 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x क्या दे रहे हैं, जब नहीं दिया है कुछ तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उसका डोमेन है वो इसको दिया जा रहा है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि x आपको 1 से 2 के बीच में ही देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, x कहाँ से कहाँ तक देना है, 2 से 1 के बीच में देना है। अगर ये ओपन है तो यहाँ इक्वल नहीं लगाना, अगर ये क्लोज है तो इक्वल लगा देना। अब x से इस fx को बनाने की कोशिश करना है, यानी इस y को बनाने की कोशिश करना है। सर कैसे बनेगा, तो देखिए इसको गौर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 2x माइनस 3। तो अगर मैं इस x में पहले 2x बनाऊं, x को 2x बनाऊं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी हमें पता है साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब हम 3 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करने पर भी इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 2 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा -1, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये आपको आ जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा चेंज हो गया, x जो है fx में चेंज हो गया, इसको मैं fx लिख सकता हूँ या y लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो मेरा y है वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से 1, और यही मेरा रेंज ऑफ फंक्शन है। तो कभी भी अगर हमारा पूरा डोमेन जो है रियल में डिफाइन नहीं, हालांकि रियल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो सब में एप्लीकेबल है। जैसे y इक्वल टू 2x माइनस 3 था, मुझे इसका रेंज निकालना है, तो डोमेन मुझे इसका देखना पड़ेगा अगर नहीं दिया है। अगर इस तरह इन्वर्टर ये इंटरवल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दिया तो इसका डोमेन देखो, क्या है डोमेन, रियल नंबर है, इसका मतलब x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, बिल्कुल सही। तो 2x कहाँ से हो जाएगा, तो भाई इंफिनिटी में 2 का मल्टीप्लाई, इंफिनिटी 2x, ये भी इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी में 3 सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे तो क्या फर्क हो जाएगा, कुछ नहीं सर, माइनस इंफिनिटी 2x माइनस 3 से इंफिनिटी, ये हमारा बन गया y। यानी y कहाँ से कहाँ तक आ गया, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, यानी y हमारा रियल। तो कहने का मीनिंग है कि डोमेन आपको आना
आवश्यक है अगर आपको रेंज अच्छे से क्लियर करना है। तो ये मैंने दो तरीके आपको बताए। एक मैं यहाँ पे आपको और तरीका बताऊंगा, जो क्वेश्चन आने पर बताऊंगा, मशीन मेथड है, और थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल एक अप्रोच देखते हैं बाय ग्राफिकल। ये कोई तरीका नहीं है। जैसे सपोज दैट मैं रेंज और डोमेन को ग्राफ से बताना चाहूंगा। जैसे कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए, ये कोई फंक्शन का एट रैंडम ग्राफ है, कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका इस पूरे ग्राफ का जो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन है, देखो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन ये डोमेन है, और इस ग्राफ का जो वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन है, देखो वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन इतना, तो ये क्या है, इसका रेंज। यानी ग्राफिकल वे पे अगर कभी आपको सोचना हो तो रेंज आप बता सकते हैं फंक्शन की कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो ग्राफ का प्रोजेक्शन होगा वो रेंज होगा, और डोमेन क्या होगा, उस ग्राफ का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन। जैसे आपको पता है कि fx इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, हालांकि बनाया जाएगा तो रेंज डोमेन अपने आप दिखेगा। देखिए x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये इसका ग्राफ होता है e की पावर x। अब इसके अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूंगा ग्राफ का, तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, तो y एक्सिस ऐसा नहीं यही खत्म हो जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, ये भी जाता रहेगा, और दो इसका प्रोजेक्शन इंफिनिटी में आएगा। क्या नेगेटिव वाई एक्सिस में कभी इस ग्राफ का प्रोजेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, 0 से इंफिनिटी। देखिए ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, इसका मतलब 0 को कभी मिल पाएगा नहीं, इसलिए 0 को मैंने ओपन रखा, तो ओपन 0 से इंफिनिटी इसका रेंज आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेंज निकालना कुछ फंडामेंटल हम सीख चुके हैं। अब हम लोग रेंज निकालने के तरीके को भी समझ चुके हैं कि अगर y इक्वल टू fx दिया है तो x को y के टर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करो और फिर निकालो। तो हम शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। पहला अलजेब्राइक फंक्शंस के ही हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन से हम लोग रेंज निकालना समझेंगे। तो देखिए आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि अलजेब्राइक फंक्शन में कोई भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होगा। बिल्कुल सर, ये समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक। तो हम लोग समझते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और इसका मुझे निकालना है रेंज। जैसे मैं एक साथ में एग्जांपल भी लिख सकूं, y इक्वल टू आसान सा लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और मुझे इसकी रेंज निकालना है। अगर मुझे यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई तो मुझे सोच के चलना है कि इसका डोमेन जो है वही मुझे कंसीडर करना है, जो कि रियल नंबर होता है। अब अगर x मेरा रियल दिया गया है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, अगर केवल x स्क्वायर प्लस 2 होता, ये टर्म ना होता, तो मैं समझ जाता कि ये रियल है, उसका स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को ऐड करूंगा 2 से इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये x है, इसको मैं क्या करूं। तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी हमें इतना पता है कि सर आपने बताया कि x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है, कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलो कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x को y के टर्म में लिखना है, तो हम x को फैक्टराइज करेंगे। तो ये फैक्टराइज होगा कैसे? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है यहाँ से? माइनस का 3, जो कि हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 4 a कितना है? 1 c कितना है? 2 माइनस 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? 2a। तो ये हमारा x इसके टर्म में कन्वर्ट होकर के आ गया। अब हमारा जो x आया है ये हमारा एक फंक्शन है g ऑफ y, यहाँ पे प्लस या माइनस किसी एक साइन के साथ चल जाए, ठीक है। क्या ये हमारा x जो आया है ये क्या सभी y के लिए रियल है क्या? तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये क्या है? 4 टू 8 सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4, सही है? नहीं 4y आएगा डिवाइड में 2। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है जी फंक्शन का तो मुझे 1 प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है, और इसको अगर मुझे 0 करना है तो इसका मतलब है कि 4y ग्रेटर देन माइनस 1 होगा और y ग्रेटर देन माइनस 1/4, यानी इसका अगर मुझे डोमेन ऑफ g बोलना है तो मैं बोल सकता हूं कि -1/4 से इंफिनिटी, -1/4 से इंफिनिटी, ये जो इस फंक्शन का डोमेन है यही हमारे गिवन फंक्शन का रेंज होगा सर। देखिए y को हमने x में कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। ये इसको मैं अभी मेथड नंबर 1 बोलता हूँ। अब देखिए मेथड नंबर 2 मैंने क्या कहा था कि x जो आपका डोमेन है उसी से रेंज निकालने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे x जो है एक x² है और एक x है, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं क्या एक साथ? कर सकते हैं सर। क्या मतलब हुआ? यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर सर? तो ये है x, ये है -3/2 का होल स्क्वायर आता होगा आपको, ये x है, x के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप इसको ब्रेक करिए, x² जैसे b स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab से -3x आएगा और ये प्लस का 2 ऐसे ही रहेगा। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा 9/4, यानी यहाँ से आएगा -1/4। अब देखिए अगर x हमारा रियल है, x क्या है? रियल, यानी x हमारा -इंफिनिटी और -इंफिनिटी के बीच में है, तो ये x -3/2 किसके बीच में होता है? ये भी तो सर इंफिनिटी और -इंफिनिटी के बीच में हो जाएगा, बिल्कुल सर। मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि मैं x से fx बना रहा हूँ, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x -3/2 का जो होल स्क्वायर है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में है, सही है। और यहाँ पे ऐड किसको करना है? -1/3, तो जैसे मैंने दोनों तरफ -1/3 को ऐड किया ये हमारा x -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर किया -1/4, और अगर इंफिनिटी में -1/4 ऐड करूंगा तब भी ये इंफिनिटी ही रहेगा, और ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? अब इसको देखेंगे ये -1/4 और ये हमारा fx बन गया, यानी ये हमारा y बन गया और ये इंफिनिटी, यानी y कहां से कहां तक आ गया? -1/4 से इंफिनिटी, जो कि है रेंज ऑफ फंक्शन, और यही चीज हमने यहाँ पर भी निकाली। तो हमने दूसरे मेथड से भी इसको समझ, तो क्या मैंने यहाँ पर हमने क्या लिखा है? y इक्वल टू अगर fx है और उसका डोमेन अगर रियल है तो हम x को y के टर्म में कन्वर्ट करके और उसका डोमेन फाइंड कर देंगे, जो उसका डोमेन आएगा नए फंक्शन का g का वही गिवन फंक्शन का रेंज होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस ना भी हैं तो x से y पर जाना हम यहाँ से सीखे। अगर मैंने सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख देता, समझिए इस बात को, इसको भी लोग कर देंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि y इज इक्वल टू x² - 3x + 2 और x हमारा जो है
तो सपोज दैट -1 से 1 है, -1 से, अब इसका आपको रेंज निकालना है, तब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये अभी भी आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सर हमारा ये जो y है इसको जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो क्या बन के आ गया सर, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है सर, बिल्कुल। x आप कह रहे हैं सर कि जो x है वो 1 से -1 के बीच में, बिल्कुल सही। इस x से आपने कहा कि fx में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा, -3/2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए -3/2 सब्ट्रैक्ट हो, -1 -3/2 x -3/2 1 -3/2। देखिए x -3/2 मैंने पहले बताया, अब इसका स्क्वायर करूंगा। देखिए अब जब मैं यहाँ से क्या आ जाएगा आपको -5/2, ये क्या आएगा x -3/2, ये क्या आ जाएगा आपको -1/2। दोनों क्वांटिटी निगेटिव है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलने वाला है, x -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, तो देखिए माइनस ये यहाँ पे 0 है, -5/2 और -1/2। -1/2 का जो स्क्वायर है 1/4 आएगा, क्या आ जाएगा 1/4। जो हमारा -5/2 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 25/4। इनमें ग्रेटर कौन सा होगा, तो हमें पता है स्क्वायर करने से इनक्वलिटी चेंज होती है अगर सेम साइन के है। देखिए ये ग्रेटर है हमारा इसका, और वैसे भी देखने पर भी हमें लग रहा है। देखिए अगर ये एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होता तो हमारा समस्या आ जाता, तब हम 0 से करते। ये दोनों नेगेटिव थे, इसलिए हमने कहा कि इसका स्क्वायर 1/4 और इसका स्क्वायर के बीच में क्वांटिटी पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक। तो अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसमें से हमें -1/4 कर देना है, ये कर देते हैं। यहाँ तक पहुंच गए, -1/4 बनता है 25/4 -1/4, और ये हमारा आ जाएगा x -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर -1/4, और ये हो जाएगा 1/4 -1/4। यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 25 में 1 गया तो 24/4 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। और यहाँ से ये जो हमारी क्वांटिटी है ये y बन चुकी है, और ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। यानी जो y है हमारा ये 0 से 6 के बीच में आ चुका है, जो कि रेंज ऑफ फंक्शन होगा। इस फंक्शन का यही रेंज होगा जब ये रिस्ट्रिक्शन हमें दी गई थी, तब आसानी से आ गया। तो ये हमने मेथड यहाँ पे सीखा। फिर भी हमें कभी भी क्वाड्रेटिक का अगर रेंज निकालना है, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है तो इसका रेंज डायरेक्ट याद करने को बोला जाता है। और क्या होता है मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक में रेंज को समझने के लिए ये लीडिंग कोएफिशिएंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। आप सबको पता होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला ही बनता है। क्वाड्रेटिक क्लास में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ये हमारा लेस देन है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है सर, कि सपोज दैट मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो, नीचे भी हो सकता है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये नीचे से ऐसे आएगा और ऊपर को जाने वाला होगा, दोनों ऊपर को जाने वाले होंगे, और जब ये निगेटिव होगा तो दोनों साइड नीचे को जाने वाले होंगे। यानी ये कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये सपोज दैट एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ऐसा नहीं कि इसको कट नहीं कर सकता, कट करके ऐसे भी जाएगा, लेकिन जाएगा दोनों इसके साइड नीचे की, यहाँ पे दोनों साइड ऊपर की जाएगा। ठीक है, इनका जो वर्टेक्स है सर, इसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a होता है। ये सब आराम से समझो, यहाँ पर भी होगा, इसका भी वर्टेक्स होगा -b/2a से -d/4 पैराबोला का वर्टेक्स होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक है। मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर कब ध्यान रहे, जब हमारा x रियल है तब के लिए मैंने बोला
वाला ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये है मिनिमम इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी है, तो ये माइनस बी बाई टू ए पर माइनस डी बाई 4a दे रहा है, क्लियर है। और मैक्सिमम कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो रेंज है अपवर्ड पैराबोला का कहां से आ जाएगा, मिनिमम यानी माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक। इसके अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसका मिनिमम क्या है, तो ये माइनस बी बाई टू ए पर माइनस डी बाई 4a इसका मैक्सिमम है, और मिनिमम है इसका माइनस इन्फिनिटी, नीचे जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a होगा। यानी दोनों ही पैराबोला में वर्टेक्स से लेकर के आगे बढ़ेगा रेंज। अब अगर अपवर्ड पैराबोला है तो आपको वर्टेक्स से लेकर के ऊपर जाएगा, यानी माइनस डी बाई 4a मिनिमम होगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है यानी ए निगेटिव है तो मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a आएगा और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगा। जैसे हम लोग, तो ये हमें याद रखना है रेंज ऑफ फंक्शन, ये कब है जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है, और ये कब है जब a हमारा लेस देन 0। जैसे हमारा यही क्वेश्चन चल रहा है, डोमेन पूरा रियल नंबर यानी पूरा पूरे ग्राफ की बात हो रही है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर इसको देखा जाए, क्या लिखा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू, ये अपवर्ड पैराबोला है, यानी a इज इक्वल टू कितना है 1, और 1 होता है ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला है, यानी ऐसे। तो इसका जो रेंज होगा हमें पता है कि अपवर्ड का जो मिनिमम है माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक जाता है, बिल्कुल से। तो अब हमारा यहाँ पे d और a निकाल लेना है, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर का मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2, यानी यहाँ से d आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 1 4a, a की वैल्यू 1 माइनस 1/4 से इन्फिनिटी, जो कि हमने यहाँ पे दोनों ही केस में लेकर के आए, माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? हाँ, तो हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला समझ लेना है। अच्छा, अगर जैसे मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए थे कि x हमारा -1 से 1 के बीच में अगर है, तो देखिए -1 से 1 के बीच में पूरा ग्राफ तो नहीं बनेगा, वो जो पैराबोला है उसका एक पार्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखा है आपका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कर, और x कहां से कहां तक है, x आपको दिया गया था -1 से 1। तो देखिए आपको कैसे समझना है इसको, वो मेथड को समझ लिया, इससे भी आप कर सकते हैं। ये कैसा है, आपको अपवर्ड पैराबोला है, आपने ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनाया है। x एक्सिस ये जरूरी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये x एक्सिस ग्राफ के नीचे ही इसको कट करेगी, अगर इसके रूट्स मिलेंगे तो कट करेगी, कट करते हुए जाएगा पैराबोला। लेकिन कोई नहीं, अपन को तो ये समझना है कि इसका वर्टेक्स x के किस पॉइंट पर आएगा, तो ये सब माइनस b बाई 2a पर है, समझिएगा इस बात। माइनस b बाई 2a अगर आप देखोगे तो ये क्या है माइनस b बाई 2a, तो माइनस b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू -3 है, यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 3/2, यानी वर्टेक्स 3/2 पर होगा, यानी x एक्सिस का जो ओरिजिन है 0 है, यहाँ पर ही होगा, ठीक है। 0 वगैरह इसके यहाँ 0 के बाद यहाँ पे कहीं 1 होगा, तब जाकर के ये 1.5 होगा। हमें x कहां से कहां तक देना था, -1 से 1 के बीच में देना है। x हमें कहां से कहां तक देना है, -1 से 1 के बीच में देना है। यानी हमारा जो ग्राफ है, जब हम इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं तो आउटपुट तो हमारा यहीं पे आएगा। यानी अगर ये y एक्सिस है तो इस वाले पार्ट का जो प्रोजेक्शन होगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में है? यानी जब हम x -1 से 1 दे रहे हैं, x हम दूसरा दे नहीं रहे, तो ग्राफ हमारा केवल इतना बनेगा, एक पार्ट बनेगा, पूरा ग्राफ नहीं बनेगा, हमारा पार्ट केवल ग्राफ बनेगा, क्योंकि जो हम 1 और -1 के बीच में दे रहे हैं उतना ही बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन आएगा। अब देखिए वर्टेक्स आगे था, वर्टेक्स आगे था, यानी ये वाले पार्ट हमारा
रेंज में नहीं है तो वर्टेक्स से हम नहीं लिख सकते हैं, तो कहां से लिख सकते हैं इसका रेंज? ये रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारा बनेगा ये f ऑफ 1 में कब मिलेगा? f ऑफ -1 में ज्यादा मिलेगा, यानी f ऑफ 1 से f ऑफ -1 के बीच रेंज आएगा। ठीक है, इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन y एक्सिस में बनेगा, अगर ये 1 इधर हो जाता तब हमारा वर्टेक्स से ले लिया जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। f ऑफ 1 हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? तो f ऑफ 1 हमारा यहाँ से आता है 0। f ऑफ -1 कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है। तो 0 से 6 देखिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाले का निकाला भी था 0 से 6 और हमने यहाँ से भी दे दिया। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक का हमने बताया कि रेंज कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने सारे मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी हमने देखा, इस मेथड से भी हमने देखा y को x में x को y के टर्म में कन्वर्ट करके, और हमने इस मेथड से भी देखा कि अगर डोमेन पता है तो उससे भी हम लोग रेंज में जा सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। चलिए, क्लास हमारी लंबी हो सकती है, हो ही गई, तो अभी का हम लोग टॉपिक यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी करने वाले हैं। जैसे मैंने ये आपको दे दिया, इसमें मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो अब इसका रेंज क्या हो जाएगा? अगर मैंने इसके बाद एक लॉग फंक्शन रख दिया तो इसका रेंज क्या होगा? मैंने इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, यानी मल्टीपल टाइप के, चेन टाइप के मैं फंक्शन लगाते चला जाऊंगा, तो हमारा कैसे उसका रेंज निकाला जा सकता है। और वो हम लोग बहुत ही आसान मशीन मेथड है जिससे हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एल्जेब्राइक थोड़ा सा शुरू किया हुआ था, जो कि क्वेश्चंस में ज़्यादा करा नहीं पाया। क्वाड्रेटिक का हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे होगा। अब लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बट अच्छे से चलेगा। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a sin x प्लस b sin x का फॉर्म, a sin x प्लस b cos x का फॉर्म, am gm से। हालांकि रेंज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी बहुत अच्छे अच्छे डिफिकल्ट टाइप के फंक्शंस के रेंज हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स।